नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र छेड़कर नए विवाद की शुरुआत कर दी है। हरदोई जिले में समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे अखिलेश यादव ने जिन्ना को आज़ादी का नायक बताया। अपने भाषण में उन्होंने जिन्ना की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि जिन्ना, गांधी और पटेल की सोच एक ही थी। उनके इस बयान पर भाजपा ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पटेल से जिन्ना की तुलना शर्मनाक है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह अखिलेश यादव की नासमझी है। वे वही गलती कर रहे हैं जो अडवाणी ने पाकिस्तान जाकर की थी। उनका मानना है कि अखिलेश यादव ने एक अनावश्यक विवाद मोल ले लिया है। भाजपा तो वैसे भी हिंदुत्व कार्ड खेल रही है और उन्होंने भाजपा को एक और मुद्दा थमा दिया है जिसका चुनाव में भाजपा जमकर इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वह ऐसे ही मुद्दों की तलाश में रहती है। बहरहाल अखिलेश यादव का यह दाव उनके कितना काम आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अखिलेश अगर यह सोच रहे हैं कि वे जिन्ना का नाम लेकर मुस्लिमों को खुश कर देंगे तो वे गलत भी हो सकते हैं। पटेल जी जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से निकाले जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से निकाले जाते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिसपे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग को सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पर पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं वो हमें और आपको जातियों और धर्म में बांट रहे हैं। उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़ जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश का। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, नागेंद्र सिंह जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले नागेंद्र सिंह जी, स्वागत आपका एएनबी पर। नागेंद्र सिंह जी, ये क्या नया पंगा ले लिया आपने? चर्चा का विषय है। कहना चाहूंगा कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरदोई में कल संबोधन कर रहे थे, महान स्वतंत्रता सेनानी, लौह पुरुष और देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल साहब की मूर्ति के अनावरण के बाद, तो वह अपना जो व्यक्तित्व, अपने जो विचार व्यक्त कर रहे थे, वह लौह पुरुष जी के बारे में अपनी बात कह रहे थे। उसी कंटेंट्स के दौरान उन्होंने ये कहा कि सरदार पटेल जी, नेहरू जी, गांधी जी और जिन्ना एक जगह पढ़े थे और बैरिस्टर बने। उनका जो तात्पर्य था, क्योंकि उससे पहले जो
फ्लो में बात थी वो सरदार पटेल जी के योगदान की चर्चा कर रहे थे। तो उनका जो सेंटेंस है आजादी में योगदान के लिए, वहां उनका तात्पर्य सरदार पटेल जी की बड़ी भूमिका को लेकर था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक सेलेक्टिव कंटेंट्स को उठाकर और एक बेतुका माहौल बनाने की कोशिश की है, समाजवादी पार्टी उससे पूरी तरह से असहमति जताती है। सरदार पटेल जी के संबंध में, उनके विचार के संबंध में, उनके देश के लिए एकीकरण का जो काम किया है, उसके लिए समाजवादी पार्टी कृतज्ञ राष्ट्र के साथ सरदार पटेल जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है। नागेंद्र सिंह जी, आप कुछ भी बोलेंगे, मुख्यमंत्री रहे हैं एक बार, विरासत में राजनीति मिली है, बचपन से राजनीति देखी है, उनको बोलना समझना सब आता है अखिलेश यादव को, और वो अगर ऐसे संदर्भों से जोड़ेंगे राजनीति को, तो क्या लगता है आपको कि 20% वोट और 40% वोट और 60% वोट में कहीं आप बांट देंगे? तो ये लोकतंत्र है। अब आप घुमा फिरा के कितना भी कुछ कहिए, लेकिन जो बोल दिया गया है उसको कैसे नकारा जाए? बंधुवर, मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा, जो जिन्ना, अगर जिन्ना के बारे में चर्चा और परिचर्चा अतीत से उठा के की जाए तो उसको दो हिस्सों में चर्चा की जा सकती है, 1934 से पहले के जिन्ना और 1934 से बाद के जिन्ना। ठीक है, तो मूल रूप से जो हम उस जिन्ना के अगर हम इतिहास पढ़ें, उनका जो भी अपने जीवन में जो भी योगदान रहा है, तो उसमें घटना काकोरी कांड की भी आती है, तो उसको तो इतिहास में दर्ज किया जाएगा ना, उसको तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हम जो लाहौर अधिवेशन में 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया, उससे पूरी तरह से असहमति जताते हैं। दूसरी बात, 1906 में अखंड भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और 1900 तकरीबन 6 तक, या ये समझो 16 माह जिन्ना का कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में उदय है। लेकिन उससे पहले 1905, 1904, 1906 में तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी जी के वे सचिव के रूप में भारतीयों का पक्ष इंग्लैंड के चुनाव में जाकर उन्होंने रखा था। तो हम उस मुस्लिम लीग की किसी विभाजनकारी नीति का समर्थन नहीं करते। इतिहास उठाइयो, समाजवादियों का भी एक त्याग का, बलिदान का, भारत छोड़ो आंदोलन में एक बड़ी भूमिका का इतिहास रहा है। सर, आज के टाइम में नागेंद्र सिंह जी, विकास के मुद्दों पर बात हो सकती है। राजनीति को आप, राजनीति के अखिलेश यादव राजनीति के वो युवा कद्दावर हैं जिनसे कहीं उम्मीद है कि राजनीति को नई दिशा मिलेगी। आप उसी घिसे पिटे जाति पाति के पुराने कंटेंटों में राजनीति को ले जाते हैं। युवा वर्ग है, वो सोचता है कि युवा नेता हैं, राजनीति को कहीं अच्छी दिशा में ले जाएंगे, विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट, कहीं ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर कैसे प्रदेश और देश खड़ा हो उसकी बात करेंगे। अगर आप ये पुराना राग अलापते रहेंगे और कहीं वोट को क्लासिफाइड करेंगे, तो लगता है आपको कि आप डेमोक्रेटिक हैं? इस संबंध में मैं और ये आप कहना उसको ओवरलैप कर रहे हैं नागेंद्र सिंह जी। जो क्लासिफाइड की बात की जा रही है, जो भारत का वह वर्ग कतई भी जिन्ना के विचार में एतबार नहीं करता, जो फिलहाल में हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, मत का प्रयोग करते हैं, ये वो लोग हैं जो जिन्ना के विचार से सहमत नहीं है, विभाजन के विचार से सहमत नहीं है। जहां तक इसका प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रैलियों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बराबर विकास की योजनाओं के संबंध में और जो वर्तमान समय की तात्कालिक समस्याएं हैं, जनता जिनसे रूबरू हो रही है, जनता में जो बेचैनी है, उन मुद्दों को बड़े बौद्धिक रूप से और तथ्यात्मक रूप से समय समय पर प्रस्तुत करते रहते हैं। नहीं सर, देखिए नागेंद्र सिंह जी, इन चीज़ों की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। आज़ादी के 8वें दशक में देश जी रहा है। आप कैसी बात करते हैं, कहाँ जिन्ना को लेके आते हैं। भारत के मुसलमान को भी ये ठीक नहीं लगता इस तरह की बातें जब कोई राजनीतिक दल करता है। आप ठीक है। हमारे साथ विपिन शर्मा जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। विपिन शर्मा जी, स्वागत आपका ANB पर। विपिन शर्मा जी, कैसा लगता है कि राजनीतिक दल इस तरह का आचरण करते हैं और इस तरह के बयान देते हैं?
ये देश 21वीं शताब्दी में नए परिभाषाओं को गढ़ने की बात कर रहा है। और जब राजनीति के ऐसे युवा कद्दावर जो बहुत परिपक्व हैं, जिनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई है, जब इस तरह घिसे पिटे बयान देते हैं, कैसे देखते हैं? बहुत दुखद है कि यहाँ पर 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। तो हमने अभी कोरोना काल में जी के देखा कि सदी की जब सबसे बड़ी महामारी आई, देश पे संकट के काले बादल मंडरा रहे थे, लाशों के अंबार लग गए, कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों में लंबी कतारें थी। कितना दुखद है कि ऐसे बयानबाजी करना कि ये वही महान देश है हमारा हिंदुस्तान, जिसपे हम फख्र करते हैं, नाज करते हैं, कि जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक रहा है। ये जो रिवायत है फूल वालों की सैर, और कितने वर्षों से, कितने दशकों से हम इस पर्व को मनाते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है कि ये दो फाड़ में समाज को बांटने का काम कौन कर रहा है। अभी तो बहुत कुछ होगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, अगले वर्ष चुनाव है, तो यहाँ पर हम ऐसी चीजें बहुत देखने को मिलेंगी जिनसे बचना चाहिए। क्योंकि एक आम आदमी की क्या अपेक्षा है, क्या कभी नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने उस दिशा में सोचने की जरूरत समझी है कि यहाँ पर एक आम आदमी क्या चीज की अपेक्षा करता है, उसको किस चीज के, किन अच्छे दिनों की अपेक्षा है, उम्मीद है कि यहाँ पर जब वो बढ़ चढ़कर राजनीतिक दल उतरते हैं, विजन डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, संकल्प पत्र दिखाते हैं, बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं, बोलते हैं आपके जो अधूरे सपने उनको हम पूरा करेंगे, हमारे को 5 वर्ष दीजिए, हमारे पे भरोसा जताइए, तो वहां कहां पर वो बात करता है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना की, और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि हम तुलना कर रहे हैं, सरदार पटेल साहब से तुलना कर रहे हैं, महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं। अरे जनाब, ये भी क्या किसी को बताने की आवश्यकता है कि क्या ये दोनों महापुरुष, इनका क्या योगदान है, और इनका तो इनकी तुलना करना मोहम्मद अली जिन्ना से कितना सरासर गलत है। तो बहरहाल ये चीजें, ये जो सपना, ये बात, जो अपने जितने आप रोड मैप दिखाएं, लोगों के साथ साझा करें कि हम आने वाले 5 सालों में अगर हमारे को मौका देते हैं तो हम बिल्कुल कायाकल्प बदल देंगे, विकास की एक नई मुकाम पे उत्तर प्रदेश को पहुंचाएंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाएंगे, तो बातें समझ आती हैं। यहाँ पर क्योंकि सफर बहुत लंबा है और यहाँ पर आप जब वायदे करें तो बात समझ आती है। ये जो जिस तरह की, इसको तो बिल्कुल निश्चित बात है कि भाजपा के नेताओं ने जो बोला, जो बयान आए राकेश सिन्हा की तुष्टीकरण की राजनीति, खैर मैं वो उनके बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा, लेकिन ये बतौर एक पत्रकार मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि एक आम आदमी के दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है। भले ही वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो और भाजपा हो, यहाँ पर ये जो अगले वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें जो प्रतीत होता है, अभी जो सूरत हाल बने हुए हैं कि सीधी टक्कर भाजपा की समाजवादी पार्टी से होने जा रही है, वो बिल्कुल साफ है। वो बिल्कुल यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी, किसी को कोई हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पर ये इस तरह की बातचीत करना, ऐसे बयानबाजी करना, तो मुझे लगता है कि ये लोगों का भी अपमान है और उन महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो ये मुझे लगता है कि इन सब बयानबाजी से बचना चाहिए। और भी बहुत तरीके हैं, अगर आपने अपने विपक्षी दलों पे हमला करना है, उन पे तीखे प्रहार करने हैं, या जनता के बीच अपनी जगह बनानी है, उनके दिलों में जगह बनानी है, तो और बहुत आपके पास विकल्प है, अच्छी बातें कर सकते हैं। रोड मैप साझा करिए आप कि कैसे कैसे आप क्या क्या विकास की आपके पास क्या क्या नई रणनीतियां हैं, कैसे आप नए विश्वविद्यालय बनाएंगे, एक्सप्रेसवे कैसे बनेंगे, यहाँ पर जो कितने रोजगार मिलेंगे। एक युवा को क्या अपेक्षा है, उनके माँ बाप को क्या अपेक्षा होती है जब पढ़ लिख के वो निकलते हैं स्कूल कॉलेज से, तो उनको अच्छा रोजगार मिले, अच्छा उनका करियर बने। तो ये बातें समझ आती है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा तो देखिए उसका फायदा उठाएगी। भाजपा को आपने बैठे बैठे सेल्फ गोल करा दिया, तो वो तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, आसान की। देखिए अभी से राजनीति शुरू होगी यहाँ पर, और यहाँ पर 2 फाड़ में समाज को बांटने का काम चल रहा है। एक बात जरूर बोलना चाहूंगा त्रिशूल जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। 9 नवंबर 2019 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जिनके सारे फैसलों को हम सर माथे लेते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, जब उन्होंने ऐतिहासिक ये फैसला सुनाया राम मंदिर को लेकर, तो वहां पर ये अपेक्षा करी गई थी। भले ही अयोध्या नगरी को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन वहां पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यही हमने सौहार्द का एक उदाहरण दिया, पूरे सिर्फ देश में नहीं, यहाँ पर पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय पटल में कि ये हिंदुस्तान कितना। विपिन शर्मा जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नागेंद्र जी आपसे ये सवाल हम पूछ रहे हैं, बहुत सशक्त और बहुत गंभीरता से जवाब दीजिएगा कि राजनीति की दुर्भिसंधियों से जनता को कब तक चला जाएगा। आप नल में पानी की बात करें, ठीक लगता है,
आप बिजली की बात करें ठीक लगता है, शिक्षा की बात करें, परिवहन की बात करें ठीक लगता है, विकास की बात करें। आप चुनाव का राष्ट्रीयकरण नहीं अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। कहाँ ले जाएंगे? पाकिस्तान ले गए, अमेरिका ले जाएंगे चुनाव को। तो ये दुर्भिसंधियां, ये राजनीतिक विद्रूपता से थोड़ा ही विकास होगा। वरिष्ठ पत्रकार महोदय शर्मा जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि एक विजन की, एक बदलाव की, एक परिवर्तन की, रोजगार की, गरीबी हटाने की, विकास की बात की जानी चाहिए। और हम लोग विपक्षी दल होने के नाते समय समय पर उस दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। और जो शर्मा जी कह रहे थे, साझी, गंगा जमुनी तहजीब, शांतिपूर्ण वातावरण में रहना, इसमें समाजवादी पार्टी एतबार करती है। और आपके इस नेशनल टीवी के चैनल के माध्यम से हम पूरे देशवासियों को और तमाम श्रोताओं को ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा जो पिछला भी कार्यकाल रहा है या समाजवादी सरकारों का जो पहला कार्यकाल रहा है, तो नीचे के तबके के जो पीछे अरे सर, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन आप बात समझिए, विकास का दौर है ये। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं बीजेपी से, खेमचंद शर्मा। खेमचंद शर्मा जी, स्वागत है आपका एएनबी पर। नमस्कार, धन्यवाद। खेमचंद शर्मा जी, ये जो खेमचंद शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मिल रही है, आवाज मिल रही है। खेमचंद शर्मा जी, ये जो जिन्ना का जिन्न निकाला गया है और इस तरह उधार के नायकों से, और कहीं एक वोट को क्लासिफाइड करके ये डेमोक्रेसी है, चुनाव को कहीं गलत दिशा में ले जाया जाता है, तो ये ऐसे परिपक्व राजनीति से ठीक नहीं लगता। देखिए, ये परिपक्व राजनीतिक नहीं, आपने हमेशा देखा है, आपने वैक्सीनेशन के टाइम पे भी देखा है किस तरीके से उल जलूल बातें की गई। ये व्यक्ति हमेशा से उल जलूल राजनीति करते हैं और टारगेटेड राजनीति करते हैं, अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। जिन्ना को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कंपेयर करके इन्होंने वही हरकत की है। अपने वोट बैंक को पटाने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए इन्होंने जिन्ना को हीरो बनाने की कोशिश की। और हम सभी जानते हैं, जिन्ना ने देश को तोड़ा, वही तोड़ने वाली सोच है। और पटेल साहब ने पूरे देश को जोड़ा, तो जोड़ने वाली सोच है। और तोड़ने वाली और जोड़ने वाली सोच कभी भी एक नहीं हो सकती। इन्होंने जो गलती की है वो अपराध है और उसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और पटेल साहब के जो फॉलोअर्स हैं पूरे देश में, जो उनको प्रेम करते हैं, उन सभी को बहुत बड़ा आघात लगा, बहुत बड़ा उनको धक्का लगा है। इस तरीके की उलझुल बातें करके इन्होंने देश को अपमानित करने की कोशिश की है। विपिन शर्मा जी, जो युवा वर्तमान दौर में 21वीं शताब्दी के भारत को देखता है, उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स का पावर हाउस कहा जाता है, वहाँ से निकली हुई राजनीति पूरे देश को दिशा प्रदान करती है। और वहीं के राजनेता जब इस तरह की भाषा के प्रयोग करते हैं और वो मैसेज पूरे देश में जाता है, तो कहीं ये राजनीति की विद्रूपता सामने नहीं आती? तो इसको और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखिए कि कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी इन्होंने। और निश्चित बात है कि काम इनके कार्यकाल में जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, तो काम हुए, समाजवादी पार्टी ने काम करे, इसको आप नकार नहीं सकते इस बात को। लेकिन यहाँ पर ऐसे बयानबाजी करने से, और उसके बाद पहले जैसे अभी खेमचंद जी ने जिक्र करा टीकाकरण के समय क्या बयानबाजी हुई थी, तो वो एक आम आदमी आपको रोल मॉडल समझता है, आदर्श समझता है। उसके बाद आप ही लोग जब जनता के समक्ष जाते हैं और उनके साथ रूबरू होते हैं, उसके बाद आप ऐसे बयानबाजी करेंगे किसी भी जनसभा में जाके, तो वह वो क्या संदेश जाएगा। तो ये इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। भले ही चुनाव तो आते रहेंगे और सत्ता रहेगी, सत्ता नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बारी किसी जनसभा में ये बात भी बोली थी कि बल्कि संसद में बोली थी बात ये कि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम आज यहाँ पर हैं, कल नहीं रहेंगे सत्ता में। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं जिससे जनता को गलत संदेश जाए। ये देश हम सबका है यहाँ पर, और ये हम लोग जिन्ना की बात करें, बीच में ले आए और उनकी तुलना करें जाके महात्मा गांधी जी से, उसके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, तो ये कहाँ की समझ है। वो कैसे रजवाड़ों को उन्होंने एक करा था और उनको आयरन मैन बोला जाता था सरदार पटेल को, महात्मा गांधी जी को हम बापू बोलते हैं, हमारे दिलों में है।
और दिलों में राज करते हैं, ये दोनों महापुरुष, उनकी तुलना हम जाके कर दें और बोले आजादी के नायक थे ये, तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत चिंता का विषय है। और खुद मैं समझता हूं कि देखिए चुनाव तो आते रहेंगे, भले ही उसमें कौन बाजी मारता है वो तो वक्त तय करेगा, वक्त बलवान होता है, लेकिन एक आम आदमी 21वीं सदी का बहुत समझदार है, ये पब्लिक सब जानती है। जनता जनार्दन होती है और जनता जब अपना जनादेश देती है, अच्छे खासे राजनीतिक दलों के सुपड़े साफ करने की भी काबिलियत रखती है और साथ में जो जिनको हम हल्का समझते हैं उनको सत्ता पे काबिज करने की भी इनमें ताकत है, जनता के एक वोट में। तो ये बातें समझनी चाहिए कि हमें ये वक्त है, जब हमने कोरोना काल में जी के देखा है कि हम लोग बात करें विकास की, रोजगार की, अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे लेके आएंगे, प्रवासी मजदूर कैसे मजबूर हो गए, ये बात बहुत अनिवार्य है। त्रिशूल जी, मैं जरूर इसका जिक्र करना चाहूंगा इस चर्चा में कि प्रवासी मजदूरों को जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो वहां पर ये सबका दायित्व बनता था कि प्रवासी मजदूर जहां पर है वो वहीं पर रहे। लॉकडाउन का महीने क्या होते हैं, लॉकडाउन की तो धज्जियां उड़ा दी गई थी, वो मजबूर हो गया प्रवासी मजदूर पलायन करने के लिए, और वो भी उसकी भी जिम्मेदारी किसकी थी कि जो आपस का तालमेल नहीं रहा, केंद्र सरकार राज्य सरकारों में सब दोषी है इसमें। तो जिसके कारण एक तरफ जब राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने बिल्कुल एक साफ संदेश दे दिया था कि अगर ये कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर जाता है तो स्थिति संभाले नहीं संभलेगी, लेकिन वहां पर भी हमने देखा कि वहां पर भी राजनीति थमने का नाम नहीं लिया, राजनीति ने सियासी रोटियां सेकते रहे राजनीतिक दल राजनेता। तो ये जब चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ मामले जो जनहित से जुड़े होते हैं, जनमानस से जुड़े होते हैं, हमारे देश हित से जुड़े होते हैं, वहां पर कम से कम राजनीति से ऊपर उठ के ये देखना चाहिए कि सबसे पहले हम लोगों का फर्ज क्या है, दायित्व क्या है, जिम्मेदारी क्या है। और यहाँ पर ये जिन्ना को बीच में ले आए, फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने लग जाए, तो मुझे लगता है कि ये आप देश को कैसे आगे ले जाएंगे, कि आप दो कदम आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे देश को और खींचते ले जाएंगे। तो ये सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे को ये चुनौतियों का भरमार समय, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आना है, रोजगार देने हैं, युवाओं को रोजगार देने हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। यहाँ पर रोजगार उनको नहीं मिलेंगे, पढ़ लिख के गए हैं स्कूल कॉलेजेस से, तो वो सबका दायित्व बनता है यहाँ पर। उसके साथ साथ हमने कोरोना काल में अभी भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है कि कोई और लहर ना आ जाए। भले टीकाकरण का अभियान बहुत जोर शोर से चल रहा है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हिंदुस्तान की तारीफ हो रही है कि हमारी आबादी को मद्देनजर रखें, 130 करोड़ देशवासी हैं हम लोग, और हमने बहुत बढ़िया तरीके से टीकाकरण अभियान हमारा चल रहा है और गर्व होना चाहिए हम लोगों को। लेकिन यहाँ पर चुनौतियों का भरमार है। चीन अपनी चुनौती बना के बैठा है LAC पर, पाकिस्तान बाज आने का नाम नहीं लेता, ऊपर से तालिबान। तो ये सब चीजें वक्त है कि यहाँ पर शर्मा जी, नागेंद्र सिंह जी, एक सवाल ये उठता है कि जिस मुख्यमंत्री ने पूरे देश में एक माहौल बनाया है, उस मुख्यमंत्री से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, और उस चुनाव में आप अगर इस तरह के छद्म हथियारों का प्रयोग करेंगे तो आपको लगता है कि आप कहीं लोकतंत्र के उस द्वार पर पहुंच जाएंगे जहां कहीं सत्ता आसपास रहती है? निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं उनको लेकर विपक्षी दल होने के नाते भी पिछले 4.5 पौने 5 साल से हम लोग सदन और सड़क पे अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे बार बार मंचों पे जो किसान की समस्या है प्रदेश में, देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, शर्मा जी अभी जिक्र कर रहे थे कोरोना काल की, निश्चित रूप से एक भयावह स्थिति थी कि प्रवासी मजदूर जो थे वो अपने मूल स्थानों पे लौटना चाहते थे। पहली बात तो लौटना नहीं चाहिए था, उनकी स्थायी व्यवस्था वहां होनी चाहिए थी, लेकिन मजदूर तबके ने एक बहुत बड़ी पीड़ा को भी झेला है। तो ये राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में, उनके नीति पत्रों में भी होना चाहिए और उनका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। और मैं आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम उन सभी समस्याओं को लेकर गंभीरता से जनता के बीच जहां सरकार की नाकामियां हैं जा रहे हैं, और जनता जनार्दन जब हमें विजय भव का आशीर्वाद देगी तो उन समस्याओं का पूरी शिष्टता के साथ हम हल करने का प्रयास करेंगे। और जो अभी विपिन शर्मा जी कह रहे थे कि एक रिफॉर्म जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर भारत को भी प्रभावित करेगा, तो मैं समझता हूं एक बड़ा प्रयास सभी दलों को और विशेष रूप से बौद्धिक और अर्थ जगत के लोगों को उस पॉलिसी को रिव्यू करके भारत के संदर्भ में
ग्रामीण भारत के संदर्भ में किस प्रकार से लागू किया जाए, इस पर भी एक विचार बनता है। और ये भी अच्छा सुझाव विपिन शर्मा जी ने दिया है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। ये जो आपका समाजवाद है, ये समाजवाद संक्रमणवाद तक आ गया है इस तरह के बयान से। खेमचंद शर्मा जी आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है, आवाज आ रही है। खेमचंद शर्मा जी, ये जो समाजवाद है वर्तमान जो समाजवादी पार्टी का, वो कहीं संक्रमणवाद तक आ गया है और इस तरह के बयान कहीं देश को तोड़ने का काम करते हैं और देश में कहीं लोकतंत्र को भी धक्का पहुंचाते हैं। ये समाजवाद अब दुर्भावनावाद हो गया है और संक्रमितवाद भी हो गया है और उसी के कारण उलझुल बातें की जा रही हैं। जब देश में महामारी थी उस समय सभी को हमें महामारी से लड़ना था, सही बातें हमें करनी थी, सकारात्मक बातें हमें करनी थी, तब उन्होंने पूरी तरीके से दुष्प्रचार फैलाया और उसकी वजह से गाँव में नुकसान हुआ। उस समय यदि लोग बहुत सारे जो वैक्सीन लगवा लेते उनको शायद नुकसान नहीं होता और इनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। वैसे ही अब जिसने देश को जोड़ा, बहुत सारी रियासत थी और पाकिस्तान भरसक प्रयास कर रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा रियासतों को अपने साथ जोड़े। हैदराबाद जैसी रियासत जो देश के बीच में होते हुए भी पाकिस्तान के साथ जाना चाह रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको भारत में मिलाया। और हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कंट्रीब्यूशन है वो देश को जोड़ने का कंट्रीब्यूशन है। आज जो भारत खड़ा है, आज जो भारत है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। और जिसने हमारे बड़े भूभाग को अलग देश बना दिया और लाखों लोग मारे गए, हजारों आज भी उस दुख से पीड़ित हैं। आप जाएंगे देखेंगे जो लोग माइग्रेट होकर पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आए, आज भी उनके यहाँ पे दुख और दर्द है कि वो वहाँ पे अपनी संपत्ति को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को मरते हुए उन्होंने देखा। और ये उस जिन्ना को वल्लभ भाई पटेल के साथ कंपेयर करते हैं। ये वही लोग हैं आगरा में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अखिलेश जी यूपी चुनाव के बाद पाकिस्तान में बसने वाले हैं और इमरान खान की जगह, इमरान खान के सामने वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और मैं उनको बस एक समय यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में अगर चुनाव लड़ना है तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीति से गंभीरता की आशा की जाती है, लेकिन राजनीति जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही पटरी से उतरने लगती है और बयानों में ऐसे अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग होता है जिनको जनता भी स्वीकार नहीं करती और राजनीति स्वीकार नहीं करती, लेकिन होता है फिर भी। ऐसे शब्दों की और ऐसे लोगों की हमें भरसक निंदा करनी है। विपिन शर्मा जी, राजनीति में जैसे ही चुनाव सम्मिलित होता है, चुनाव का समय आता है, बयान धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं और इतने नीचे गिर जाते हैं कि उनको बाद में उठाना भी मुश्किल होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और उसमें आपको और ऐसी बातें सुनाई देंगी कि जो ऐसी बयानबाजी। लेकिन यहाँ पर देखिए गौरतलब बात यह है कि इस समय सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। अभी जो सपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं उनके साथ इत्तेफाक रखता हूं कि अगर विपक्ष बात करे किसान आंदोलन को लेकर तो निश्चित बात है पूरी बात में दम है। यहाँ पर देश का अंदाता है जिसको हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं, अगर वो इस समय व्यथित है और आंदोलन पे बैठा है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि ये सुनिश्चित करे कि हमारा किसान भाई संतुष्ट हो और दोबारा अपने खेतों पे जाए। उनको क्या आपत्ति है 3 कृषि कानूनों से, वो सरकार का दायित्व बनता है। और सरकार भी देखिए, अगर मैं सरकार के दृष्टिकोण से बात करूं तो सरकार अपनी तरह से 10-11 दौर की वार्ता हुई है किसान भाइयों के साथ, वो अलग बात है अभी हल नहीं निकल पाया है। यही दौर। बिल्कुल विपिन शर्मा जी, चर्चा आपके साथ जारी रखेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। आइए चलते, सबसे पहले नागेंद्र सिंह जी, सबसे पहले क्या देश जरूरी नहीं है? चुनाव से भी बड़ा देश नहीं है? क्या चुनाव में वोट लेने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना जायज है? देश सर्वोपरि है, सबसे पहले है जी। मैंने अपने दल का जो पक्ष रखा है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखा है। जिस तरह की बयानबाजी और अपना व्यक्तित्व आपके चैनल पर
भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी रख रहे थे। मैं चाहता तो व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लेकर बहुत सारे बयानों की व्याख्या कर सकता था, लेकिन मैंने उससे परहेज किया है। देश सर्वोपरि है। गंभीरता से समाजवादी नेता जो हैं इस पर विचार कर रहे हैं, जो बदलता हुआ परिवेश है। बिल्कुल आपने अपना जवाब रखा। विपिन शर्मा जी, क्या देश सर्वोपरि नहीं है? आपको नहीं लगता चुनाव से पहले देश है, चुनाव के बाद देश है? तो जो बयान दिए जाने चाहिए उन बयानों का एक आधार होना चाहिए, उनका एक स्तर होना चाहिए। ये त्रिशूल जी, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, बाकी सब चीजें, धर्म से भी बड़ा देश, सबसे पहले देश है। जैसे कहते हैं जान है तो जहान है। हमारा जो वजूद है हमारे देश से है, मुल्क से है, तो सबसे बड़े ये, और ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। और ये किसी ने, मैं एक और बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूँ जो अक्सर चर्चाओं में जिसका जिक्र करता हूँ, कि किसी ने किसी से ये सबूत नहीं मांगे कि आप कितने बड़े देश प्रेमी है, देशभक्त है। ये तो देखिए स्वाभाविक है कि जो देश में रहता है वो देश से अपने प्रेम करेगा, लेकिन यहाँ पर राजनीति के चक्कर में, ये एक दूसरे पे सियासी रोटियां सेकने के चक्कर में यहाँ पर हम कई बातें लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि कहाँ गरिमा हमने बना के रखनी है। और वहां पर जैसे हमने देखा कुछ समय पहले क्या हुआ था, सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा बोल दिया गया और सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक करार दे दिए गए, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए। कितनी विपरीत परिस्थितियों में हमारे फौजी भाई वहाँ LAC पे, LOC पे जान की बाजी लगा के खड़े रहते हैं। क्या ये भी किसी को बताने की आवश्यकता है? बिल्कुल बिल्कुल। खेमचंद शर्मा जी, बयान जारी करते समय सभी दलों को ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव अलग है लेकिन सबसे पहले देश है। देखिए, ये चीजें जब आती हैं, जब आपको देशभक्ति की जिंदगी जीते हो, देशभक्ति के विचार आपके जहन में लगातार रहते हैं, लेकिन जब आप देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम करते हो, उनके साथ विचार विमर्श करते हो, अपीजमेंट की राजनीति करते हो, परिवारवाद की राजनीति करते हो, तो राजनीति करते हो, संकुचित राजनीति करते हो, तो छोटे बयान आपके मुंह से कभी ना कभी निकल जाते हैं। हमेशा आप नाप तोल के नहीं बोल पाते। तो ये चीजें, इनकी गलती आप करंट में देख रहे हो, क्योंकि करंट में इन्होंने मुंह से बोला है, लेकिन इनका जो शैली है, इनका जो कार्य है, वो सब चीज ये दिखाता है कि लगातार ये लोग देश के बारे में नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए सोचते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों की निंदा करते हैं और हम सबको इसकी निंदा करनी चाहिए, और यूपी की जो जनता है वो इनको जवाब देगी। बिल्कुल। खेमचंद शर्मा जी, नागेंद्र सिंह जी, विपिन शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट से जुड़ने के लिए। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, कहीं इसको देश का देशभक्त मुसलमान भी स्वीकार नहीं करेगा और देशभक्त हिंदू भी स्वीकार नहीं करेगा, और चुनाव में अपनी एक मर्यादा रखनी चाहिए, और वो मर्यादा शायद चुनाव से बहुत पहले टूट गई है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB।